माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपना स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डेफिसिट डिमांड, राइट। प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड, राइट। तो देखो, डेफिसिट डिमांड आप लोगों के लिए एक इमेज भी यहाँ पर लगी हुई है, और इस इमेज के अंदर क्या है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं और दे दो और दे दो और दे दो, है ना। तो डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या होता है समझेंगे, लेकिन ये समझने से पहले हमें समझना जरूरी है कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग बेसिकली क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं इस टॉपिक की, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोगों ने पढ़ना है सम एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। दूसरा हम समझेंगे वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, और तीसरा समझेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, और उसके बाद समझना है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड बेसिकली क्या है, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड क्या होती है, और किस तरह से डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उसके बारे में समझेंगे, राइट। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, राइट, ये टॉपिक समझने से पहले अगर मुझे डेफिसिट डिमांड को बहुत अच्छी तरह से समझना है या फिर डेफिसिट डिमांड को बहुत अच्छी तरह से जानना है, तो मुझे कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। और वो चीज़ें क्या है सर, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स मुझे बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए, और उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में आज की इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक हमारे पास आता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमारे पास आता है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट, और लास्ट में हमारे पास आता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट, कि फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, क्या लिखा गया कि नॉलेज ऑफ सम कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल बिफोर वी टेक अप एट द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। यानी कि हम डेफिसिट डिमांड या फिर एक्सेस डिमांड की बात करें, तो एक्सेस डिमांड या फिर डेफिसिट डिमांड को समझने से पहले ये टॉपिक समझना जरूरी है। तो बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। और आप लोगों को पता है, जैसे कि आप लोग क्लास 11th के अंदर भी डिमांड और सप्लाई के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हुए हैं कि डिमांड और सप्लाई जो है वो जनरली क्या होता है, आप लोगों को पता है। और आप लोगों को यह भी पता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो कहां पर स्टक होता है। तो आप लोगों को पता है जहां पर आप लोगों की राइट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, वहां पर आप लोगों का इक्विलिब्रियम स्टक होगा। और साथ ही साथ में जब आप 11th क्लास के अंदर थे, तो आप लोगों को पता है जहां पर आप लोगों की डिमांड सप्लाई के बराबर होती है, वहां पर इक्विलिब्रियम स्टक होता है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन। इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली बात करता है या फिर इक्विलिब्रियम रिलेट करता है उससे। वहीं पर सेम सेंस में जब हम डेफिसिट डिमांड की बात करेंगे, तो वहां पर भी सबसे पहले समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहां पर इक्वल होती है, किस तरह से निकाली जाती है, और इक्विलिब्रियम किस तरह से स्टक होने वाला है इस सिनेरियो के अंदर भी। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और हम ये कह सकते हैं आपकी सेविंग्स जो है आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर है, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि आपकी अगर कहते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, इसको दूसरी सेंस में यह भी बोला जा सकता है कि आपकी सेविंग्स जो है आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर है। बट इट नीड नॉट नेसेसरली कॉरस्पॉन्ड टू दी सिचुएशन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट को नहीं दर्शाता है। लेकिन ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपके जो रिसोर्सेज है, आपके जो संसाधन है, वो संसाधन पूरी तरह से यूटिलाइज हो चुके हों, या आपके जो संसाधन है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहे हों, तब इक्विलिब्रियम जो है वो सस्टेन होता है। यहां पर व्हेन रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, यहां पर बात होती है कि आपके रिसोर्सेज जो है फुली यूटिलाइज होने चाहिए। कहां पर, एक इकोनॉमी के अंदर। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में भी इक्वल इवन व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, यानी कि अभी भी पूरी तरह से पूर्ण तहत से हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन यहां पर नहीं देखने को मिला है, या फिर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है एक इकोनॉमी के अंदर। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अभी भी एक इकोनॉमी के अंदर है, अभी भी एक अर्थव्यवस्था के अंदर है, और फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है आपके रिसोर्सेज का, तो वहां पर इक्विलिब्रियम स्टक होगा। लेकिन किस तरह से होगा बात करेंगे उसके बारे में भी। तो यहां पर समझने का मतलब क्या है, यहां पर समझिएगा, और इसको समझेंगे एक एग्जांपल के साथ में कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरह से जो है अचीव किया जाएगा, हाउ एन इक्विलिब्रियम इज बेसिकली अचीव्ड।
तो लेट अस अज्यूम दैट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज लीड टू द आउटपुट वर्थ 10 बिलियन यूएस डॉलर्स। यानी कि अगर मैं पूर्ण रूप से अगर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता हूं और यूटिलाइजेशन का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करने के बाद भी जो मेरी टोटल आउटपुट निकल कर आता है वो 10 बिलियन यूएस डॉलर का निकल कर आता है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। लेकिन प्रोड्यूसर प्लान करता है, राइट, may plan output and the household may plan expenditure on the output worth 2 million US dollar only, so that resources worth 10 million US dollars of output remain unutilized, but the equilibrium is stuck because planned output, aggregate supply and planned expenditure on the output are equal to 8 billion US dollar। यानी कि आपके जो पूरे के पूरे संसाधन हैं वो सारे के सारे संसाधन यूज करने के बाद अगर एक इकोनॉमी के अंदर अगर आउटपुट निकाला जाए या फिर इक्विलिब्रियम निकाला जाए तो वो इक्विलिब्रियम 10 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर आता है। और फिर भी अगर मान लो कहते हैं कि आउटपुट जो है वो वर्थ 2 बिलियन यूएस डॉलर का ही निकल कर आता है, राइट, इसकी वजह से जो आपका इक्विलिब्रियम स्टक होगा वो कहां पर होगा, जहां पर आपका आउटपुट जो है वो 8 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। यानी कि 2 बिलियन यूएस डॉलर का अभी भी आपके रिसोर्सेज पूर्ण रूप से यूटिलाइज नहीं हुए हैं। इस बात को यहां पर डिफाइन किया जाता है। दस इसीलिए यहां पर पॉसिबल सिचुएशंस बन सकती है इक्विलिब्रियम ना आने की या फिर इक्विलिब्रियम आने की। और सबसे पहली संभावना यहां पर बनेगी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की और दूसरी संभावना बनेगी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यहां पर इट इज स्टक व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई और प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड अलोंग विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज with reference to the above illustration, full employment equilibrium is stuck when planned aggregate supply is equal to planned aggregate demand। यानी कि जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई आपकी एग्रीगेट डिमांड के बराबर आ जाए, और एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर कब आएगी, जब वो होगी 10 बिलियन यूएस डॉलर की। कितने की होने वाली है, जब 10 बिलियन यूएस डॉलर की होगी तब आपका इक्विलिब्रियम जो है वो स्टक होने वाला है। कहां पर, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर। दूसरी तरफ अगर मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर पिछले उदाहरण के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपका इक्विलिब्रियम स्टक हो रहा था 10 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर। 10 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम स्टक हो रहा था या फिर इक्विलिब्रियम अचीव किया जा रहा था, लेकिन उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 8 बिलियन यूएस डॉलर का ही यूटिलाइजेशन किया गया। 2 बिलियन यूएस डॉलर का अभी भी यूटिलाइजेशन होना बाकी है। इट इज स्टक व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड बट रिसोर्सेज आर स्टिल नॉट फुली यूटिलाइज। लेकिन अभी भी संसाधनों का पूरी तरह से पूर्णतः रूप से यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है, सो दैट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अभी भी एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी के अंदर, यानी कि बात हो रही है 2 बिलियन यूएस डॉलर की, जिसकी अभी भी एक्सेस रिक्वायरमेंट अभी भी पड़ी हुई है। विद रेफरेंस टू द अबव इलस्ट्रेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, यानी कि 8 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर ही क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम स्टक हो जाएगा। बेशक अभी भी 2 बिलियन यूएस डॉलर का अभी भी इक्विलिब्रियम स्टक किया जा सकता था, या फिर इसको बोला जा सकता है कि आपके जो रिसोर्सेज है यहां पर पूर्ण रूप से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, यहां पर अभी भी यूटिलाइजेशन होना बाकी है। लेकिन यहां पर भी इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, 8 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर आने वाला है। उसके बाद हमें समझना जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या फर्क होता है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जहां पर लोगों को रोजगार तो मिल रहा है लेकिन वो जानबूझकर जॉब नहीं करना चाहते हैं, वॉलंटरी जानबूझकर, और उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो क्या बोलता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली रेफर करता है एक ऐसी सिचुएशन को जहां पर लोग चूज करते हैं अनएम्प्लॉयड रहने के लिए इवन व्हेन जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। बेसिक जॉब्स जो है वो अवेलेबल है, जॉब्स अवेलेबल होने के बाद भी लोग जो है रोजगार नहीं लेना चाहते हैं या फिर वो एम्प्लॉयड नहीं होना चाहते हैं, तो वहां पर बात होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क, और इसके पीछे का कारण हो सकता है कि वो इच्छुक नहीं है काम करने के, और दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी कि अभी जो उनको वेज रेट मिल रहा है उस वेज रेट के ऊपर या तो वो काम नहीं करना चाहते हैं या तो वो इच्छुक ही नहीं है अभी जॉब करने के। ये कारण है इसके पीछे का। Voluntary unemployment occurs when some people are not willing to work at all or are not willing to work at the existing wage rate. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली रेफर करती है एक ऐसी सिचुएशन को व्हेन सम पीपल्स आर गेटिंग वर्क, लोगों को काम तो मिल रहा है, इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट,
राइट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पर लोग जो है उनको काम नहीं मिल रहा है लेकिन वो काम करना चाहते हैं एक एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड राइट इज नॉट इनफ टू इंड्यूस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो पूरी तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं करवा पा रही है। अकॉर्डिंगली प्लान्ड आउटपुट इज लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट, यानी कि जो पोटेंशियल आउटपुट है, पोटेंशियल आउटपुट का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूरी तरह से रिसोर्सेज का जहां पर यूज किया जा सके या फिर पूर्ण तहत जब आपके रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। तो जब आपका प्लान्ड आउटपुट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से कम होगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, एक्सेस कैपेसिटी है एंड सम पीपल आर फोर्स्ड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, और अभी भी लोगों को अनएम्प्लॉयड रखा गया है। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो अपना इक्विलिब्रियम है इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, या फिर वॉलंटरी या फिर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? वॉलंटरी का मतलब है लोग जानबूझकर जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर लोग जानबूझकर काम नहीं करना चाहते हैं, उसके पीछे का कारण है या वो एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं या फिर वो इच्छुक ही नहीं है जॉब करने के। और जब अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वहां पर होगा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन लोगों के पास रोजगार नहीं है या फिर लोगों को वो वेज रेट नहीं मिल रहा है जो वेज रेट उन्हें मिलना चाहिए था। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। यहां पर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होती है क्योंकि वॉलंटरी तो लोग जानबूझकर, यानी कि रिसोर्सेज है लेकिन लोग जानबूझकर काम नहीं करना चाहते हैं, वो बात है। लेकिन इनवॉलंटरी के अंदर रिसोर्सेज नहीं है राइट, और लोग जो है काम करना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तो हम बात करते हैं इसकी। If all these who are willing to work and are able to work at an existing wage rate are getting work, the economy would be deemed to be in the state of full employment even when there is voluntary unemployment in the economy. Right? यानी कि fuller utilization of the resources जो है, पूरी कहने की बात यह है कि fuller utilization of the resources नहीं हो पा रहा है या फिर fuller utilization of the resources नहीं देखा जा रहा है। यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है समझिएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ऑल दोस हु आर एबल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि लोग काम भी करना चाहते हैं और वो किसके ऊपर करना चाहते हैं? एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल रहा है। यह वो सिचुएशन है जहां पर राइट, this is a situation corresponding to a given wage rate, demand for labor D is equal to supply of the labor and the labor market is cleared, it is a state of equilibrium। यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिमांड ऑफ द लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द लेबर है, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ये एक ऐसी सिचुएशन है इक्विलिब्रियम की। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन सिचुएशन ऑफ जीरो या फिर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह नहीं है कि वहां पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अभी भी संभावनाएं हैं या फिर संभावनाएं देखी जा सकती है किसकी? एम्प्लॉयमेंट की। तो यहां पर समझिए क्या कहता है, द सिचुएशन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर इंप्लाइज अ सिचुएशन ऑफ जीरो या फिर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेट। देयर इज ऑलवेज या फिर देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, जो कि हमेशा ही एग्जिस्ट करता है एक अर्थव्यवस्था के अंदर। नेचुरल एम्प्लॉयमेंट is occur owing to या फिर is occurs because of the fact that there are constant changes in the supply। natural unemployment इसलिए होती है क्योंकि कुछ ना कुछ constant changes जो है सप्लाई के अंदर या फिर डिमांड पैरामीटर्स के अंदर देखे जाते हैं इकोनॉमी के अंदर। एंड एडजस्टमेंट, और आगे क्या कहता है? एडजस्टमेंट टू दिस चेंजेस टेक टाइम, while adjustment आर अकरिंग सम पीपल कंटिन्यू टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था के अंदर एडजस्टमेंट्स जो है वो चलती रहती है और उन एडजस्टमेंट्स की वजह से ये चीजें देखी जाती है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की एक इकोनॉमी के अंदर। अगर मैं फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल की बात करूं तो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इन द वर्ड्स ऑफ गार्डन, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ द जॉब इन अ डायनेमिक इकोनॉमी। यानी कि एक इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा
तेजी के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो उस चेंज होने की वजह से वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा रही है। इट अराइजेस ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ द लेबर, लेबर मोबाइल नहीं है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ पावर है, वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स की दिक्कत है, टेंडेंसी टू द वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू द अनदर। ऑल्सो लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं काम करने के लिए, यह भी समस्या यहां पर है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो गार्डनर ने ही इसकी डेफिनेशन दी और वो बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ द सर्टेन इंडस्ट्रीज, यानी कि बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन कर रही है उसके पर्सपेक्टिव से। इट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी ड्यू टू दिस सिचुएशन व्हेन अदर फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन अदर देन द लेबर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, लेबर जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है, या फिर लेबर के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो इतना एक्सपर्टीज नहीं है उनके पास कि वो मर्जिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या कर सके, बढ़िया तरीके से काम कर सके। और वहां पर चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक है, यानी कि प्रोडक्शन टेक्निक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंज देखा जा रहा है, उसकी वजह से आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। अब डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड, क्या है? अब ये समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो समझना जरूरी था, वो समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम बेहतर तरीके से जान सके, बेहतर तरीके से समझ सके इन कॉन्सेप्ट्स को। अगर मैं डेफिसिट डिमांड की बात करूं तो डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है? डेफिसिट डिमांड का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। Demand is said to be deficient when it is lower than what is required for the fuller utilization of the resources, यानी कि जितने हमें रिक्वायरमेंट है हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की, उससे कम जब डिमांड है तो उसको बोला जाता है हमारा डेफिसिट डिमांड, राइट। और एग्रीगेट डिमांड इज डेफिसिट व्हेन इट डज नॉट permit fuller utilizations of the production capacity, or aggregate demand is when there is excess capacity in the economy implying underutilization of the resources, यानी कि एग्रीगेट डिमांड डेफिसिट तब भी हो सकती है कि अभी भी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की और रिसोर्सेज को पूर्ण तहत से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, implying underutilization of the resources. According to Keynes, aggregate demand is deficient when it is less than aggregate supply corresponding to the full employment in the economy. अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और समझते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट किस तरह से समझा जा सकता है, राइट। आप लोगों को पता है अगर एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, और वो जीरो क्यों नहीं होती है आप लोग उसका कमेंट करके मुझे बताने वाले हैं कि व्हाई एग्रीगेट डिमांड कैन नॉट बी जीरो। आपकी एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो क्यों नहीं हो सकती है, उसके पीछे का कारण क्या है, राइट। और यहां पर क्या है एग्रीगेट डिमांड, यहां पर एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड है और ये एग्रीगेट डिमांड फुल है, यानी कि यहां पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज है। और यहां पर आप लोगों को पता है y इज इक्वल टू AS होता है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई आपकी इनकम के बराबर होती है यहां पर। तो यहां पर फुल यूटिलाइजेशन के अंदर और प्लान्ड एग्रीगेशन के अंदर, यानी कि प्लान्ड डिमांड के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है बेटा, गैप है, और यही गैप कहलाता है आपका डेफिशिएंट डिमांड। क्या कहलाता है? डेफिशिएंट डिमांड कहता है। ADF लाइन शोज द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन इन द इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड ADF जो है वो बताता है कि कितना रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड रहने वाला है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज के लिए, और ADP बताता है कि क्या प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड रहने वाली है, राइट, यहां पर, यानी कि कितना कम है आपकी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द डिमांड से, या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज यहां पर नहीं देखा गया है। और ये जो पीरियड है इसके बीच का जो ये गैप है इसी को बोला जाता है आप लोगों का क्या, डेफिशिएंट डिमांड। क्या बोला जाता है आपका यहां पर? डेफिशिएंट डिमांड बोला जाता है। अब डेफिशिएंट डिमांड के क्या क्या कारण हैं और किन किन कारणों की वजह से आपको डेफिशिएंट डिमांड जो है वो एक इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है। तो कॉजेज ऑफ द डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है आपके पास पहला सेक्टर हाउस होल्ड रहने वाला है और दूसरा सेक्टर आपके पास फर्म रहने वाला है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ द एग्रीगेट डिमांड अकर्स बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर, दो कारणों की वजह से आप लोगों को डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला है रिडक्शंस इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सी, लोगों के द्वारा जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उनके अंदर कमी देखी जा रही है, उनके अंदर डेफिशिएंसी देखी जा रही है, उसकी वजह से। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, राइट। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है यानी कि हाउस होल्ड्स के द्वारा जो खर्चे किए जाए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एग्रीगेट डिमांड के अंदर। अगर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के वजह से प्राइवेट
अगर किसी तरह से अगर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर अगर कमी आ जाती है तो उसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी कम हो जाती है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रिड्यूस ओइंग टू सेवरल रीजंस, कुछ कारणों की वजह से हो सकते हैं। क्या? हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडक्शन इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू सेव। लोग जो है वो क्या करते हैं, अपनी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को क्या कर देंगे, कम कर देंगे और वो सेव करने की तरफ चले जाएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसे को क्या करना चाहेंगे, वो सेव करके रखना चाहेंगे। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कम हो जाती है और प्रोपेंसिटी टू सेव जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी और उसी की वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है रिडक्शंस इन द एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं डेफिसिट डिमांड की बात करता हूं वहां पर, राइट, तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कंज्यूमर की बात करेंगे तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर कमी देखने को आप लोगों को मिलने वाली है, जिसकी वजह से रिडक्शन होने वाली है। और यहां पर क्या होगा, इन एडवांस इकोनॉमिक्स एमपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव टेंड्स टू राइज व्हेन कंजम्पशन रीचेस इट्स पीक। जब कंजम्पशन जो अपने रीच पर पहुंचेगी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, राइट। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। दूसरी बात करता है रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट के अंदर भी क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। लोग जो है वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि जो फर्म्स है वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करने वाली है और इसको दिखाया जाता है आई से। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इट may reduce in situation of poor business expectation. It happens in all economies, all market economics of the world in the year 2019 to 20 during COVID period. कोरोना टाइम पीरियड पर ये चीजें देखी गई। क्या देखा गया, राइट, आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो फर्म्स ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और फर्म्स ऐसा इसलिए करती है क्योंकि फर्म्स को ऐसा लगता है या फिर फर्म्स जो है वो इनसिक्योर होती हैं कि मार्केट के अंदर से जितना पैसा वो लगा रहे हैं उतना आउटपुट वो निकाल भी पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। ये सबसे बड़ा रीजन रहता है इसका, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की बात करता हूं तो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अगर समझा जाए डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट, तो डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड कैसे निकल कर आएगी। जी की अगर बात की जाए तो बात होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, राइट। और फोर्थ सेक्टर आएगा तो वहां पर बात होगी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी दो तरह के खर्चे किए जाते हैं, आप लोगों को पता है। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी किया जाता है, दोनों नेचर के खर्चे होते हैं। द गवर्नमेंट में cut its consumption expenditure or investment expenditure. This may be because of the budgetary constraint of the government. गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, तो वो क्या करती है, कट कर देगी, राइट, किसको, अपने खर्चों को। Cure in the government consumption expenditure investment expenditure lead to a cut in the aggregate demand. तो यहां पर लिखा है cut in the government consumption expenditure, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के अंदर कमी आएगी तो इसकी वजह से आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है उसके अंदर भी कमी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद बात की जाती है एक्स और एम की, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। अगर बात करता हूं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की वजह से, जो कि आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बात होगी, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आने वाला है क्या, आपका फोर्थ सेक्टर। तो डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट और राइज इन द इंपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है कम से कम किया जा रहा है, तो एक्सपोर्ट कम होने की वजह से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अ फॉल इन द एक्सपोर्ट इंप्लाइज अ फॉल इन द एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। दिस विल लीड टू अ फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड और इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड के अंदर कमी देखने को मिलेगी। और इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है, राइट, इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है। जब बाहर से हम ज्यादा चीजों को इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कम से कम चीजों को किया जाएगा तो उसकी वजह से रिडक्शन देखने को मिलेगा आपका किसका, एग्रीगेट डिमांड के अंदर। और उसके बाद आपके पास आता है इंक्रीज इन द टैक्स रेट्स। इंक्रीज इन द टैक्स रेट लीव्स लेसर डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि लोगों के पास खर्च करने के लिए इनकम जो है वो कम मिलेगी। जब लोगों के पास इनकम कम होगी तो लोग जाहिर सी बात है खर्चा भी कम करेंगे। विद द पीपल इट रिड्यूस देयर कैपेसिटी टू स्पेंड इवन व्हेन देयर प्रोपेंसिटी टू स्पेंड रिमेन्स द सेम। लोअर डिस्पोजेबल इनकम्स मीन लोअर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और टैक्स रेट ज्यादा होने की वजह से लोगों के पास कम से कम इनकम रहेगी खर्च करने के लिए, इसकी वजह से उनके डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कम नहीं हुई है, लेकिन लोगों के पास जो पैसे थे वो कम हो गए हैं, बिकॉज सरकार ने ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेट जो अप्लाई करे हैं और इसकी वजह से उनका जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड के अंदर भी क्या देखने को मिलेगी, आप लोगों को कमी देखने के लिए मिलने वाली है। तो ब्रीफली अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो वी कैन से दैट डेफिशिएंसी ऑफ द डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल
इट इंडिकेटेड बाय अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड फंक्शंस। और पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं आपके क्या, रिडक्शन इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट, राइज इन इंपोर्ट एंड इंक्रीज इन टैक्सेशन। ये बेसिक कारण रहते हैं आपके एग्रीगेट डिमांड के अंदर कमी आने के। क्या कारण है एग्रीगेट डिमांड के अंदर आपकी कमी क्यों देखी जाती है? बिकॉज एग्रीगेट डिमांड के अंदर जो सबसे बड़े रीजंस है वो क्या है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उसके अंदर कमी होगी, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा, कमी होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर कमी आएगी, और एक्सपोर्ट के अंदर भी कमी आएगी, और इंपोर्ट जो ज्यादा से ज्यादा होगा, और टैक्सेशन रेट जो है, टैक्स रेट जो वो बढ़ जाएंगे। तो आगे क्या कहता है, डेफिशिएंसी ऑफ द डिमांड अकर्स व्हेन CIG यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड टेंड्स टू फॉल एंड the taxes rate basically tends to rise. It is indicated by a downward shift in the aggregate demand from its full employment। और इसकी वजह से आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिक्लाइन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। राइट, चलिए नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। क्या परिणाम होते हैं एग्रीगेट डिमांड के अंदर कमी आने के? तो 4 क्रिटिकल सिचुएशन एक इकोनॉमी के अंदर देखी जाती है। सबसे पहले देखा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डेफिशिएंसी की वजह से क्या होने वाला है, लीड टू द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता है। ओइंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, प्रोड्यूसर जो है वो पूरी तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करना चाहेगा। राइट, तो क्या होता है यहां पे, प्रोड्यूसर्स विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज और द प्रोडक्शन कैपेसिटी। Planned output remain less than the potential output corresponding to the fuller utilization of the resources। यानी कि planned output जो है वो भी आपके कम आने वाले हैं, और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्टक करेगा इकोनॉमी के अंदर। Owing to the deficiency of the demand, डिमांड के अंदर डेफिशिएंसी आई, इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड स्टक एट अ लोअर लेवल ऑफ द GDP के ऊपर आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, अगर एग्रीगेट डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। राइट, यहां पर आप लोग देखेंगे तो कुछ इसी तरह का कर्व आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। राइट, और ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद क्या आपके पास डिफ्लेशनरी गैप आता है, और यहां पर इसका मतलब क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ द डिमांड क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इट इज व्हेन लैक ऑफ डिमांड लीड टू डिफ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है। राइट, और उसके बाद लो इन्वेस्टमेंट लीड टू द लोअर आउटपुट इंप्लाइंग लो इनकम एंड लो डिमांड वंस अगेन। राइट, यानी कि एक सर्कल, एक स्पाइरल है, वो स्पाइरल जो है एक इकोनॉमी के अंदर जनरेट हो जाएगा। राइट, और अगर डिफ्लेशनरी गैप को मुझे मेजर करना है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। वी कैन से दैट डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। राइट, चलिए ऐसे निकलता है आप लोगों का। अगेन यहां पर ये जो पॉइंट है ये आपका दिखाएगा क्या, डेफिशिएंसी या फिर डिफ्लेशनरी गैप जो है इसको जो है शो करने वाला है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब उसके बाद अनडिजायर्ड स्टॉक। अनडिजायर्ड स्टॉक का मतलब क्या है, ये सिचुएशन है लो एग्रीगेट डिमांड की। प्रोड्यूसर जो है आर नॉट एबल टू सेल ऑल दैट दे प्लान टू सेल, यानी कि सारी की सारी चीजें जो वो बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कम हो चुकी है। राइट, और इसकी वजह से अनडिजायर्ड स्टॉक जो है वो पाइलअप होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर क्या हो जाएगा, पाइलअप होना शुरू हो जाएगा बेटा। इसकी वजह से क्या होता है, अनडिजायर्ड स्टॉक ऑफन लीड टू फॉल इन द प्राइसेस। इसकी वजह से प्राइसेस के अंदर कमी लेके आनी पड़ेगी। प्लान आउटपुट जो है आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर भी कमी देखी जाएगी, और बोथ दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द डिफ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। इसकी वजह से डिफ्लेशन देखा जाएगा, स्पाइरल देखा जाएगा। लॉस इन प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो डेफिशिएंसी ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कॉजेस लॉस ऑफ द प्रॉफिट। दिस हैपेंस बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक्स, क्योंकि अपने स्टॉक को वो बेच नहीं पाए हैं। अनडिजायर्ड स्टॉक लेवल की वजह से प्राइस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको क्रैश देखने के लिए मिलने वाला है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या कहता है कि डेफिशिएंसी या फिर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं, ये हर्ट करती है बिजनेस एक्सपेक्टेशंस को। क्यों? क्योंकि लो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस और बियरिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन लीड टू द लो इन्वेस्टमेंट एंड लो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस एंड द इकोनॉमी इज कॉट इन अ इक्विलिब्रियम ट्रैप। लो इक्विलिब्रियम ट्रैप के अंदर इकोनॉमी जो है वो जनरली क्या हो जाती है, फंस जाती है। राइट, तो यह समस्या आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। राइट, अब उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। अगर ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा डिमांड होने की वजह से भी
क्या चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है, या फिर आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर जिस तरह से आप लोगों ने अभी डेफिशिट डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सेम सेंस पर हमारे पास क्या होता है, एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो एक्सेस डिमांड के अंदर हमें क्या क्या समस्या जो है वो जनरली एक इकोनॉमी के अंदर देखने के लिए मिलती है, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम अचीव होगा या फिर इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन किया जाएगा, वो कहां पर, जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में क्या करने वाले हैं, इंटरसेक्ट करने वाले हैं। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर समझा। अब एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव किया जाएगा इसके अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और कोई भी अगर आप लोगों के डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।